ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं छठी शताब्दी 600 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है ना, हम देखो 2350 ईसा पूर्व से चले हैं, ईसा पूर्व से चले हैं और कहां पर आ गए हैं 600 ईसा पूर्व। और इस 600 ईसा पूर्व को छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या कहते हैं, छठी 6th सेंचुरी बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखो यहां पे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के, क्योंकि ये जो 600 ईसा पूर्व है ये दरअसल क्या है, भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम क्रांति का काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में भारत में कुछ ऐसी घटना घटती है कि भारत का इतिहास पूरा एक नया मोड़ लेता है। अभी देखो हमने कहानी पढ़ी है हड़प्पा से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आते हैं और 1750 ईसा पूर्व आके हड़प्पा सभ्यता का समापन हो जाता है। एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी विशेषताएं थी, कहानी 1750 में खत्म हो जाती, वहां से कुछ आगे नहीं बढ़ता है। 1750 से 250 साल कुछ जानकारी नहीं है इतिहास की। 1500 ईसा पूर्व में हमको ऋग्वेदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है, 1500 से 1000 और 1000 से 600। लेकिन इस ऋग्वेदिक सभ्यता में भी क्या है, कोई खास जिसको कहना चाहिए विकास नहीं है भारत में, ना तो सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से और ना ही धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य स्पष्ट है कि माइग्रेट होकर मध्य एशिया से आए थे और मध्य एशिया से आने के बाद जो उनका बोगजगुई अभिलेख मिला है और जो कस्सी का अभिलेख मिला है, उससे जो अंदाजा लगाया है या पारसी धर्म ग्रंथ जिन्हें अवस्था और ऋग्वेद में जो समानता है, उसी से निष्कर्ष निकाला गया है कि भैया ये उधर ही कहीं से आए थे मध्य एशिया के आसपास से, और ये लोग आके एक सभ्यता एक यहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश में रहना चालू करते हैं और अपनी एक सभ्यता का निर्माण कराते हैं। और ये मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, ज्यादा कुछ स्थानीय कबीले के रूप में रह रहे थे, खेती बाड़ी भी नहीं करते थे प्रारंभिक रूप से, तो केवल ये पशुपालन कर रहे थे। बाद में थोड़ा सा एग्रीकल्चर होता है, लेकिन वो भी बहुत सीमित रूप में होता है। राजनीतिक व्यवस्था भी देखिए कि कोई खास राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में तो जनस्य गोपा होता था जो जन का प्रमुख होता था और साधारण से रूप से कबीले के रूप में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में जरूर है कि जनस्य गोपा है वो भूपति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कृषि मुख्य पेशा हो जाता है। लेकिन अभी भी कृषि में क्या है, अतिरेक उत्पादन नहीं है, निर्वाह अर्थव्यवस्था ही बनी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बनी है। लेकिन अब ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व है ना, बहुत कुछ बदल जाएगा। अचानक से सब जगह क्रांति हमको दिखाई देगी। तो देखो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इसकी कहानी हमको समझना है कि 600 ईसा पूर्व में भारत में क्या अचानक से होने लगता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का इतिहास। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी या 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व भारत का इतिहास। 600 ईसा पूर्व ऋग्वेद, उत्तर ऋग्वेदिक काल जहां पर समाप्त हो रहा है, वहां से क्या है, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास चालू हो रहा है। और इस इतिहास को हलचल या परिवर्तन का काल कहते हैं। हलचल या परिवर्तन का काल, हलचल या परिवर्तन का काल। हलचल और परिवर्तन का काल मतलब क्या है, बहुत उथल पुथल होती है और प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बदलाव आते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बदलाव आते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव आते हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव आते हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में
धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बड़े बदलावों को देखने को मिलते हैं। अब देखो ये जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हमको बदलाव देखने को मिलते हैं, इन्हीं बदलावों को लेके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बदलाव देखने को मिले हैं? देखो इन बदलावों को पढ़ने से पहले या इनको समझने से पहले आपको ये पता हो कि इसके पहले क्या व्यवस्था। देखो तभी तो आपको समझ आएगा कि बदलाव क्या हुआ है। यदि आपको पहले ही नहीं पता होगा कि 600 भारत में 600 ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो बदलाव को आप कैसे समझोगे? वो तो फिर याद करना हुआ। देखो हमको इतिहास यदि तुम पढ़ रहे हो तो इतिहास पढ़ने में आपको सफलता तभी मिलेगी जब एक क्रमिक रूप से आपको ध्यान में आपके दिमाग में एक सीधा आना चाहिए कि प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखी। प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था, या सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वैदिक काल से मौर्य काल तक की राजनीतिक व्यवस्था को समझाइए। राजनीतिक पूछा है तो सामाजिक भी पूछ सकता है, आर्थिक भी पूछ सकता है, धार्मिक भी पूछ सकता है, और किसी भी काल तक ले जा सकता है। मौर्य तक क्यों जाएगा, हो सकता है गुप्त तक पूछ ले। तब आपको एक फ्लो में आंसर लिखना है, और फ्लो में आंसर तभी लिख पाओगे जब इसको फ्लो में आपने समझा है, पढ़ा है। टुकड़ों टुकड़ों में यदि तोड़ के इतिहास को पढ़ा है तो कोई काम का नहीं। वो केवल आपको क्या फैक्ट के रूप में याद है और वो प्री में ही काम करेगा, लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो आपको ऐसा कंटिन्यूटी वाला इतिहास पढ़ना है। तो भाई राजवंश बदल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी हम तो क्या करते हैं कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि हड़प्पा पढ़ा तो हड़प्पा की हेडिंग डाली, 4 पेज है, फिर पेज पलट के लिख दिया वैदिक सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता के 4 पेज खत्म, फिर अब हेडिंग डाल दी छठी शताब्दी ईसा पूर्व। लेकिन इतिहास ऐसा थोड़ी बदल रहा है कि वैदिक खत्म हो गया, इसको झाड़ के फेंक दिया, अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व। भाई वही चीज है जो धीरे धीरे बदल बदल के नए रूपों में देखने को मिल रही है। वही एक लाइन कि परिवर्तन के लक्षण भी दिखाई देंगे और सततता की, निरंतरता के भी लक्षण दिखाई देंगे। हमको उन्हीं तत्वों को पकड़ना है कि किसमें परिवर्तन हो रहा है और कौन से तत्व कंटिन्यू कर रहे हैं, तभी आपको इतिहास पढ़ने का औचित्य है। यदि आप बांट के टुकड़ों में पढ़ रहे हो कि आपको ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था याद है और छठी शताब्दी से पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था याद है, लेकिन दोनों में जब आपको कनेक्शन करना नहीं आया है तो कोई काम का नहीं है, फिर आप सही आंसर लिखने की स्थिति में नहीं होगा। आपको इतिहास याद हो सकता है, आपको फैक्चुअल डाटा याद हो सकता है, लेकिन इतिहास की जो समझ है वो आप में अभी नहीं आई है। तो कोशिश यही करना कि कंटिन्यूटी हम इसी रूप में पढ़ेंगे कि परिवर्तन और निरंतरता दोनों के लक्षणों को पहचान सकें। तो अभी हमने ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को पढ़ के आए हैं। अब इन्हीं व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा। और देखो हलचल या परिवर्तन का काल क्या है, ऋग्वेद से उत्तर ऋग्वेद आने में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, ऋग्वेद से उत्तर ऋग्वेदिक आने में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। आप देख चुके हो राजनीतिक क्षेत्र में भी ठीक है, जन थे तो उससे क्या मिलके बन गए, जनपद बन जाते हैं, राजा की स्थिति सुधार हो जाती है। धार्मिक क्षेत्र में भी देखा बड़े बदलाव आते हैं, लेकिन यहां पर अब सब कुछ बदल जाए, और बदलाव ऐसे होंगे कि भारतीय इतिहास एक नया रूप ले लेगा, जिसको कहते हैं ना नया करवट, टर्निंग पॉइंट, क्रांति, कुछ भी कह लो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो देखो हमको अब एक एक सेक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना है कि हुआ क्या परिवर्तन, उन परिवर्तनों को भी समझना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से पूछा जाएगा। तो देखो सब जैसे राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले तो क्या है, आपको यह दिखाई देगा कि जो राजनीतिक क्षेत्र है, इस राजनीतिक क्षेत्र में हमको एक दिखाई देंगे महाजनपद, दूसरा दिखाई देगा गणतंत्रों का उदय, तीसरा दिखाई देगा राजनीतिक क्षेत्र में ही जो बड़े परिवर्तन हैं उसमें हमको दिखाई देगा मगध का उत्कर्ष, और चौथा दिखाई देगा विदेशी आक्रमण। ये 4 बड़े परिवर्तन हमको राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देंगे। गणतंत्रों की स्थापना,
विदेशी आक्रमण और मगध का उत्कर्ष। इसी टाइप से यदि हम सामाजिक क्षेत्र में भी देखेंगे तो सामाजिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव दिखाई देंगे। वर्ण व्यवस्था में बदलाव दिखाई देगा, वर्ण व्यवस्था में बदलाव दिखाई देगा, जाति व्यवस्था, नई चीज देखने को मिलेगी भारत में, जाति प्रथा, और एक और दिखाई देगा छुआछूत। महिलाओं की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा। इन सभी परिवर्तनों को हमको ध्यान में रखना है। आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन, कृषि, कृषि क्रांति कहते हैं इस काल को, कृषि में क्रांति की स्थिति देखने को मिलती है। उद्योग शिल्प में भी बड़ा परिवर्तन, और सबसे बड़ा परिवर्तन है नगरीकरण देखने को मिलेगा भारत में। दूसरा नगरीकरण, एक नगरीकरण हम हड़प्पा में पढ़े आएंगे, अब हड़प्पा के पतन होने के 1000 साल बाद भारत में दोबारा नगरों की स्थापना होगी। तो वही कह रहे हैं नगरीकरण। और व्यापार वाणिज्य में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कृषि में अधिशेष उत्पादन होगा तो व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी वृद्धि दिखाई देगी। धार्मिक क्षेत्र सबसे ज्यादा परिवर्तन होंगे। धार्मिक क्षेत्रों में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया होगी, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया। देखो, हम हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म जैसे कोई शब्दावली हिंदुओं के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलती है। जो नाम दिया गया है प्राचीन काल में वो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण धर्म, सॉरी ब्राह्मण धर्म। किसी भी उसमें आपको या तो सनातन शब्द उपयोग में मिलेगा या फिर क्या है, ब्राह्मण। हिंदू शब्द तो बहुत बाद में अस्तित्व में आता, अभी तो हिंदू शब्द ही अस्तित्व में नहीं आया है। तो जो ब्राह्मण धर्म है, जो अपन ने वैदिक धर्म पढ़ा उसको हम ब्राह्मण धर्म कह रहे हैं, इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिक्रिया स्वरूप 62 संप्रदायों का उदय होता है। 62 संप्रदाय कह लो या 62 धर्मों का उदय होता है। सोचो, एक नहीं, दो नहीं, टोटल 62 धर्म, और इसमें भी सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन 62 धार्मिक संप्रदाय, मतलब धार्मिक क्षेत्र में तो क्रांति हो गई एकदम से। 62 नए धर्म पैदा हो गए, और किसके प्रतिक्रिया स्वरूप, ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया। ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप जब 62 संप्रदाय पैदा होंगे तो ब्राह्मण धर्म भी तो आएगा ना, कि यार क्या हो गया कि सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ब्राह्मण धर्म को, कोई बौद्ध हो रहा है, कोई जैन हो रहा है, कोई अजीवक हो रहा है, कोई फलाना, कोई जिसको जो जा रहा है। तो ब्राह्मण धर्म क्या है, अपने में भी कुछ सुधार करेगा। तो वो सुधार भी हमको दिखाई देगा, खासकर उपनिषदों के माध्यम से वो सुधार हमको दिखाई देता है। फिर यहाँ पर इसी काल में आश्रम व्यवस्था आती है, पुरुषार्थ की संकल्पना आती है, विवाह के संस्कार की संकल्पना, बहुत सारी चीज हमको क्या है ब्राह्मण धर्म में भी दिखाई देगी परिवर्तन के। तो देखो, ये टोटल आपको समझना है, यही है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का क्या कहते हैं इतिहास में जो क्रांतिकारी हलचल या परिवर्तन का काल जो कह रहे हैं, इसमें इतनी चीजों को आपको समझना है। ठीक है ना। तो देखो, अपन सबसे एक एक करके देखते हैं। पहले राजनीतिक देखते हैं, फिर बाकी परिवर्तनों को देखेंगे। पहले राजनीतिक परिवर्तनों को देखते हैं कि 6ठा शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजनीति या राजनीतिक व्यवस्था में कौन से परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। देखो, हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ के आए हैं, ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक, और अब हम पढ़ रहे हैं 600 BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखो, मैं थोड़ा सा बेसिक परिवर्तन समझा रहा हूं, और इन्हीं से क्या है आपको सारी बातें समझ आएगी। यदि मैं ऋग्वैदिक काल की बात करूं, देखो इतिहास पढ़ाते समय पहले ही बता दिया कि जो मेन चीज होती है अर्थव्यवस्था। यदि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा, एकमात्र
कारक नहीं है अर्थव्यवस्था, लेकिन निर्णायक कारक तो जरूरी होता है। यदि अर्थव्यवस्था बदलेगी तो आपकी सामाजिक व्यवस्था भी बदलेगी, आपकी धार्मिक व्यवस्था भी बदलेगी और आपकी राजनीतिक व्यवस्था भी बदलेगी। बिना अर्थव्यवस्था को बदले कोई परिवर्तन हो नहीं सकता जब तक अर्थव्यवस्था स्थिर है। तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? पशुपालन। पशुपालन ऋग्वेद का मुख्य व्यवसाय था। उत्तर ऋग्वैदिक कालिक में मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है? कृषि, मुख्य पेशा। यहां पे पशुपालन है मुख्य पेशा, और यहां पर क्या हो गई है? कृषि मुख्य पेशा। जो 600 ईसा पूर्व है, इस काल में कृषि में अधिशेष होता है। देखो, कृषि तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कृषि होने लगती है और लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाता है और पशुपालन सहायक व्यवसाय बना रहता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है? उतना अधिक उत्पादन नहीं था, एक्सेस उत्पादन। अधिशेष का मतलब क्या है? अतिरिक्त उत्पादन। और अतिरिक्त उत्पादन का मतलब क्या है? कि उपभोग करने के बाद भी बहुत सारा अनाज बच जा रहा है, उसको कहते हैं अतिरिक्त उत्पादन, एक्सेस प्रोडक्शन। इधर दिखाई नहीं देता है। और उसके भी कारण है क्योंकि उनको क्या है? कृषि की ढंग से पद्धति ज्ञात नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर जो लोहे की खोज हुई थी वो प्रारंभिक थी, अभी कृषि में लोहे का प्रयोग बहुत सीमित रूप में हुआ था, यहाँ पे व्यापक रूप से होने लगता है। इनको धान की रोपाई की पद्धति पता चल जाती है। पहले तो मतलब क्या करता था, ऐसा धान फेंक दिया, जितने पौधे उग गए तो उग गए, लेकिन यहाँ पे वो धान को रोपने लगते हैं। जैसे आज रोप रहे हैं ना, कि धान का पौधा विकसित करते हैं फिर उसको रोपते हैं, तो उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो कृषि में अधिशेष उत्पादन होता है। और इस काल में देखो, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगता है, लोहे का प्रयोग होने लगता है। और जो 600 ईसा पूर्व है, इसमें लोहे की क्रांतिकारी भूमिका आ गई है, लोहे की क्रांतिकारी भूमिका, लोहे की क्रांतिकारी भूमिका, ठीक है ना। फिर ये तो कबीलाई अर्थव्यवस्था थी, कबीलाई संरचना, इनका समाज कबीलाई था। ये थोड़े से क्या है? ग्रामीण होते हैं। और यहां पर हमको नगर दिखाई देंगे, यहां पर हमको नगर दिखाई देंगे। यहां पे सामाजिक विषमता ना के बराबर थी, सामाजिक विषमता ना के बराबर थी। यहां पे विषमता प्रारंभ होती है, यहां पर विषमता प्रारंभ होती है। और इस काल में तो विषमता में और ज्यादा वृद्धि होती है, छुआछूत भी आ गई। यदि धार्मिक देखें तो यहां पर धार्मिक जटिलता नहीं थी, धार्मिक जटिलता नहीं थी। यहां पे धार्मिक जटिलता बढ़ जाती है, बड़े बड़े यज्ञ होने लगते हैं। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तो अब धार्मिक क्षेत्र में क्रांति हो जाती है, 62 संप्रदाय एक साथ हमको देखने को मिलते हैं। तो मतलब देखो, आप ये समझो कि ये परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का मुख्य कारण तो क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है? लोहा। यदि लोहा ना खोजा जाता तो इतना परिवर्तन नहीं होता है। इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, तो ये इनको लोहे की जानकारी, लेकिन कृषि में भी लोहे का प्रयोग उतना नहीं हो पा रहा है। तो भाई, लोहे का जब हल बनेगा तो लोहे के हल से गहरी जुताई होगी, जो भूमि थोड़ी सी कठोर है उस पर भी जुताई होगी और खेती कर सकते हैं। लकड़ी के हल से खेती नहीं हो पाती है। तो इस काल में जो मेन है वो क्या है? कृषि। यदि कृषि में अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, भाई देखो, कृषि में अधिशेष उत्पादन होगा तो उस अधिशेष उत्पादन का बेचा जाएगा, भंडारण होगा, बेचे ना जाएगा। जब बेचने जाओगे तो क्या होगा? व्यापार वाणिज्य में विकास होगा। जब व्यापार वाणिज्य का विकास होगा तो नगरीकरण अपने आप होगा। तो वो नगरीकरण में अपन समझेंगे, लेकिन आप ये अंतर इतना समझो कि ऋग्वैदिक काल में उत्तर ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल के बाद जो 600 ईसा पूर्व है उसमें परिवर्तन आने का मुख्य कारण क्या है। अब देखो, आपको तो क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा कि होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों को समझाइए, या फिर राजनीतिक परिवर्तनों के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं
उनमें कौन कौन से बिंदु मुख्य हैं। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन, और देखो राजनीतिक परिवर्तनों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, आप ये जान रहे हो राजनीतिक क्षेत्र में ऋग्वेदिक काल में क्या था, जन। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी जन। उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो दो जन मिलकर आपस में क्या बन गए, जनपद मिल गए। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या हो जाती है, जन। तो देखो जन, जन से पहुंचे जनपद, और उत्तर वैदिक काल से जब हम फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व होंगे तो दो जनपद आपस में मिलकर महाजनपद का निर्माण करेंगे। महाजनपद, महाजनपद समझ रहे हैं, बड़े जनपद। जैसे होता ना शहर, नगर, जो बड़ा नगर होता है उसको महानगर कह देते हैं। तो जनपद और जो बड़ा जनपद हो गया, दो जनपद आपस में मिल गए, एक राजा ने दूसरे को जीत लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, महाजनपद। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व ऐसे हमको 16 महाजनपद भारत में दिखाई देते हैं। 16 महाजनपदों का एकदम से उल्लेख देखने को मिलता है। और देखो यही महाजनपद और बड़ा हो जाएगा तो क्या किया जाने लगेगा, साम्राज्य, राज्य। और इसी में सबसे पहले हमको दिखाई देगा मगध। इन 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर जनपद बन के उभरेगा मगध। इसी को कहते हैं मगध का उत्कर्ष। और मगध के उत्कर्ष से ही भारत की राजनीतिक कहानी चालू होती है। मतलब देखो मगध मतलब पटना के आसपास वाला रीजन, बिहार। भारत में यहीं से मगध का उत्कर्ष होता है, और आने वाले 1000 सालों तक मगध को केंद्र बिंदु रखकर ही इतिहास लिखा जाएगा। मतलब जो मगध का शासक है ना, उसी को हम भारत का शासक बोल देंगे। 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर मगध। अब मगध, जैसे वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली है, तो जो हमारे शासन प्रमुख दिल्ली में बैठते हैं, ये दिल्ली 1500 आज से लगभग 500-600 साल, 800 साल से दिल्ली भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र बिंदु बनी है कि दिल्ली पे अधिपत्य। तो उस समय कौन था, मगध। और 1000 साल तक मगध ही बना रहेगा भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र बिंदु। तो देखो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आता है, हमको क्या देखने को मिलता है, एक नया शब्द, महाजनपद। इसलिए आपको क्वेश्चन में अलग से सीधे पूछा जा सकता है महाजनपद काल को, महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाजनपद काल, ठीक है ना। तो देखो महाजनपद काल के बारे में क्या है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये जो उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ठीक है ना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखो आपको बस यही समझना है कि 16 महाजनपद भारत के कौन कौन से हिस्सों में विद्यमान थे, उनकी राजधानी क्या थी, और ज्यादा ही है तो कुछ जनपदों के शासक का नाम उल्लेख करना है, या फिर आपको बस कम से कम लेकिन लोकेशन तो पता होनी चाहिए कि कौन सा महाजनपद कहां स्थित है, ठीक है ना। तो देखो आप इसको एक चार्ट के रूप में बना लो। चार्ट के रूप में बना लो, एक कॉलम में लिखना महाजनपद, ठीक है। दूसरा लिखना उसकी राजधानी या क्षेत्र कह रहा है, और तीसरा लिखना उसका शासक। शासक लिख दो,
या उसकी यदि कोई इंपॉर्टेंट विशेषता दिखाई देती हमको, विशेषता, कुछ महत्वपूर्ण यदि याद रखने लायक चीज है तो वो हमारे काम की होगी। ठीक है, सबसे पहला महाजनपद है कंबोज। कंबोज, कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक। राजपुर या हाटक। कंबोज, कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक। अब ये कंबोज है कहां? तो ये कंबोज पाकिस्तान के हजारा व रजौरा जिला, पाकिस्तान हजारा व राजौरा जिला, पाकिस्तान का हजारा व राजौरा जिला। मतलब अभी उस समय पाक मतलब जो जम्मू कश्मीर और उसके थोड़ा सा निचला जो हिस्सा है, वो पूरा हिस्सा पाकिस्तान का कौन सा महाजनपद था? कंबोज महाजनपद। अब देखो इस कंबोज महाजनपद के बारे में एक चीज और याद रखनी है कि इस कंबोज महाजनपद में जो लोग रहते थे उनके लिए कौटिल्य ने एक शब्द यूज किया है, वार्ता शस्त्रोप जीवी। वार्ता शस्त्रोप जीवी। कौन ने? कौटिल्य ने। कौटिल्य जो चाणक्य है उसने कंबोज के निवासियों को वो कहता है कि वार्ता शास्त्रोपजीवी हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, वार्ता शास्त्रोपजीवी, जीवी मतलब जीविका, शस्त्र मतलब शास्त्रों से जीविका चला रहे हैं, मतलब ज्ञान बांटने का काम करते हैं, ज्यादा शास्त्रार्थ करते हैं, उसी पर अपनी जीविका चलाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला है? वार्ता शास्त्रोपजीवी। ठीक है, फिर बाकी इसके बारे में और कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कृषि व्यापार वाणिज्य अच्छी अवस्था में था। कृषि भी अच्छी अवस्था में थी और व्यापार वाणिज्य का भी विकास था, और यहाँ पर अच्छी किस्म के घोड़े मिलते थे, अच्छी नस्ल के घोड़े, अच्छी नस्ल के घोड़े। ठीक है ना। बाकी देखो जिसका शासक का नाम याद रखना होगा वो शासक भी बता देंगे, अभी बस अपन को इतना ही याद रखना है। सबसे पहला महाजनपद है कंबोज, कहां? इसकी राजधानी याद रखना है राजपुर हटक, और क्षेत्र आप दिमाग में मैप में याद रखना कि भाई वो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। दूसरा महाजनपद है गांधार। गांधार, और गांधार की जो राजधानी है ये है तक्षशिला। तक्षशिला और पुष्प कलावती। तक्षशिला और एक और नगर का नाम मिलता है पुष्प कलावती। मतलब देखो गांधार की राजधानी तक्षशिला है, लेकिन सबसे दूसरा महत्वपूर्ण नगर पुष्प कलावती भी है। तो पुष्प कलावती और तक्षशिला दोनों को याद रखना। और ये जो गांधार क्षेत्र है, गांधार वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर या रावलपिंडी वाला क्षेत्र, ये भी पाकिस्तान में ही है क्षेत्र, लेकिन है थोड़ा सा अलग का, पेशावर और रावलपिंडी वर्तमान का जो ये क्षेत्र है, वहीं पे आपको गांधार जनपद दिखाई देगा, गांधार महाजनपद दिखाई देगा। फिर इसके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका शासक था, शासक का नाम याद रखना है पुष्कर सरीन। पुष्कर सरीन, शासक का नाम है पुष्कर सरीन। ठीक है, इस पुष्कर सरीन ने अवंती नरेश, चंड प्रद्योत को हराया था।
चंड प्रद्योत को हराया था। पुष्कर सरीन ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को हराया था। ठीक है ना, अवंती जनपद अभी महाजनपद आएगा उज्जैन वाला, तो उसका शासक था चंड प्रद्योत, उसको हराया था। ठीक है, एक और याद रखना है कि इस पुष्कर सरीन के पास मगध नरेश बिंबिसार ने अपना दूत भेजा था। मगध नरेश बिंबिसार ने पुष्कर सरीन के दरबार में अपना दूत भेजा था। ठीक है, तो दूसरा महाजनपद हो गया गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। तीसरा महत्वपूर्ण जनपद, तीसरा महत्वपूर्ण जनपद है कुरु। कुरु, और कुरु जनपद की राजधानी है हस्तिनापुर। कुरु जनपद की राजधानी है हस्तिनापुर। और इस हस्तिनापुर में जो शासक था वो था कौरव वंश का, यहां पर राज चलता था। वंश का नाम है कौरव या पौरव्य कहते हैं उसको, कौरव्य वंश का शासन था। बाकी इसमें कोई जानकारी नहीं है। अब इसको हस्तिनापुर कह लो या फिर इंद्रप्रस्थ कह लो। और ये वर्तमान में जो दिल्ली और हरियाणा का आसपास का क्षेत्र है, मतलब यदि हम क्षेत्र की बात करें तो देखो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मेरठ, ये सब मिलकर कौरव वंश हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी थी। ठीक है, तो देखो तीन महत्वपूर्ण महाजनपद हो गए हैं। चौथा जनपद है सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन कह लो या सूरसेनाई कह लो, बात एक ही है। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। वर्तमान का जो मथुरा है वो सूरसेन वंश, सूरसेन की राजधानी थी। और इस मथुरा का जो शासक था उसका नाम था अवंती पुत्र। अवंती पुत्र। ठीक है, चौथा महाजनपद हो गया सूरसेन, सूरसेन मथुरा। पांचवा महाजनपद लिखना फिर वत्स। वत्स, और वत्स की राजधानी है कौशांबी। वत्स की राजधानी कौशांबी है। वत्स जनपद की राजधानी कौशांबी है। और इस कौशांबी का जो राजा था उदयन था। उदयन, शासक का नाम क्या है? उदयन। अब देखो इस उदयन के बारे में एक चीज और याद रखना कि इस उदयन ने बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर, कौन? बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। पिंडोला के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, फिर इस उदयन और वासवदत्ता
उदयन, इधर ऊपर लिख दे रहा हूं, उदयन और लड़की का नाम है वासवदत्ता। इन दोनों की प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है। और एक किताब है स्वप्न वासव दत्ता। किताब का नाम क्या है? स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता नामक ग्रंथ में उदयन व वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। और ये वासव दत्ता कौन है? ये वासव दत्ता अभी जो अपन ने देखा, ये अवंती नरेश चंड प्रद्योत की लड़की थी। अवंती नरेश चंड प्रद्योत की लड़की वासव दत्ता और वत्स महाजनपद के शासक उदयन की प्रेम कथा का वर्णन, किताब का नाम है स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अवंती और वत्स जनपद की दुश्मनी होगी, क्योंकि जब इतनी बात फैल रही है तो फिर। और ये कौशाम्बी मतलब समझ रहे ना, कौशाम्बी मतलब वर्तमान का जो इलाहाबाद वाला रीजन है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाले क्षेत्र को ही हम कौशाम्बी, वो सब आसपास ही है। ठीक है। फिर इस वत्स जनपद के बारे में एक चीज और याद रखना। हाँ, इस वत्स जनपद की जो राजधानी कौशाम्बी है, इस कौशाम्बी से गंधिकों के सिक्के मिले हैं। गंधिकों के सिक्के, गंधिकों के सिक्के मतलब समझ रहे हो ना, जो गंधिक इत्र का व्यवसाय करते थे गांधार के जो लोग थे, उन लोगों के सिक्के यहां पर मिले हैं। और बाद में वत्स जनपद तो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो मगध नरेश है, मगध नरेश शिशुनाग वत्स को मगध में मिला लेता है। मगध नरेश शिशुनाग वत्स को मगध में मिला लेता है। जीतकर मगध में मिलाया तो वत्स कहां चला गया? मगध में चला गया। ठीक है। तो देखो 5 महत्वपूर्ण जनपद अपन ने देख लिया, अभी अपन को 16 तक पहुंचना है। छठवां महाजनपद काशी, और काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी वरुणा और अस्सी दो नदियों के संगम होता है, इसलिए उसको वाराणसी कहते हैं। वरुणा और अस्सी दो नदियां मिलती है वहां पर आके, इसलिए उसको वाराणसी कह रहे हैं। अब देखो, ये काशी और इसकी राजधानी है वाराणसी। अब इसके बारे में ये तो पता ही है, जगह उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान चाहे बनारस हो चाहे वाराणसी हो, सब यही यही वही क्षेत्र है। अब ये जो काशी है ये भी खत्म हो जाता है, क्योंकि काशी के बाजू ये जो काशी है, काशी जनपद, काशी जनपद के पास एक और जनपद था कौशल। काशी जनपद, काशी जनपद के बाद एक और जनपद था कौशल, और ये कौशल जनपद का राजा था कंस। ठीक है ना। ये कौशल जनपद इस काशी जनपद को जीत लेता है, तो काशी जनपद तो खत्म हो जाता है। फिर कंस, कंस के बाद वहां का शासक बनता है महाकौशल। महाकौशल, महाकौशल, महाकौशल का लड़का होता है प्रसेनजीत और लड़की होती है महाकौशला। प्रसेनजीत और लड़की होती है महाकौशला। ठीक है। लड़की का नाम है महाकौशला। इस महाकौशला का विवाह होगा मगध नरेश बिंबिसार के साथ। मगध नरेश बिंबिसार, बिंबिसार के साथ। और प्रसेनजीत की लड़की, इसकी लड़की का नाम है वजीरा। इस वजीरा का विवाह होगा बिंबिसार के लड़के अजात शत्रु के साथ। बिंबिसार के लड़के अजात शत्रु के साथ।
ठीक है, तो ये काशी में तो ज्यादा कुछ नहीं है, मेन कहानी क्या है, कौशल की है। तो देख लेते हैं कौशल महाजनपद। कौशल, अब देखो ये जो कौशल जनपद है, इस कौशल जनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। इसके दो हिस्से होते थे, उत्तरी कौशल, उत्तरी और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। श्रावस्ती, अब देखो समय के साथ श्रावस्ती, श्रावस्ती को आगे जाके साकेत कहा जाता है। साकेत, साकेत को ही अयोध्या कहा जा रहा है। सहेत, महेत, ये नाम भी उसी के हैं, सहेत महेत। ठीक है, ये उत्तरी। और जो दक्षिणी कौशल था, दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। कुशावती, दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। ठीक है, बाकी जो शासक तो बता ही दिया। सबसे पहले कंस था, कंस का लड़का महाकौशल बनता है, महाकौशल का लड़का प्रसेनजीत, और उनके वैवाहिक संबंध देखेंगे जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो ये फिर से अपन को देखने पड़ेगा कि मगध वाले कैसे वैवाहिक नीति बना के संबंध बनाते हैं। इस प्रसेनजीत का एक लड़का होता है विडब्बू। विडब्बू, और ये है दासी पुत्र। अभी जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे विडब्बू। विडब्बू ने सबको मार दिया था। दरअसल क्या है, प्रसेनजीत ने इच्छा जाहिर की थी कि वो महात्मा बुद्ध के खानदान में शादी करे, लेकिन बौद्ध लोग इनको नीचा मानते थे। तो इनने क्या कर दिया, अपने यहां से एक दासी भेज दी और प्रसेनजीत से उसका विवाह कर दिया। उन दोनों का जो लड़का हुआ वो बनता है विडब्बू। तो अब विडब्बू की कहानी देखेंगे अपन, जब बौद्ध का पतन होगा ना तो उसमें विडब्बू की भूमिका मेन रहेगी। ठीक है ना, तो कौशल 7 जनपद हो गए अपने। आठवां महाजनपद है मगध। मगध, और देखो जो मगध है इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। राजगृह या गिरिव्रज, ठीक है। वो उसी राजगृह को आगे चल के पाटलिपुत्र नाम दिया जाता है, कुसुमपुर नाम दिया जाता है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। और वर्तमान में यदि देखें तो जो मगध है ना, ये पटना के आसपास का रीजन है। पटना के क्योंकि अब देखो समय के साथ क्या है, क्षेत्र बढ़ते जाते हैं। कोई भी क्षेत्र क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि जैसे अब दिल्ली की तो स्पष्ट कहानी कि दिल्ली अलग अलग टाइम में बसी है, अलग अलग शासक ने बसाया तब जाके इतनी बड़ी दिल्ली बनी है। तो कोई भी शहर क्या है, पहले वहां था, फिर थोड़े से आगे उसका निर्माण होता, फिर तो वो एक बड़े एरिया को इंगित करता है। तो पटना के आसपास का एरिया पूरा मगध जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है ना, और इसकी राजधानी समय समय पर बदलती है। और फिर इस राजवंश को तो हमको डिटेल में पढ़ना है कि यहां पर पहले हर्यक वंश आएगा। सबसे पहला यहां पर एक हर्यक वंश की जानकारी मिलेगी, फिर नाग वंश आ जाएगा, फिर इसके बाद वहां पर उदयन वंश आएगा। तो अलग अलग यहाँ पे इस मगध की कहानी तो वो तो हमको बहुत डिटेल में देखना है। ठीक है ना, कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है, हर्यक वंश, फिर नाग वंश, फिर यहीं पर नंद वंश, फिर यहीं पर मौर्य वंश, एक के बाद एक वंश आते जाएंगे। नाग वंश, फिर नंद वंश, और फिर अंत में मौर्य वंश, सबसे बड़ा जो पूरे भारत को जीत लेगा। जब तक मौर्य आएंगे ना, नंद ने भी लगभग लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, और मौर्य तो पूरे अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक का था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। और बचा कुछ क्षेत्र अशोक जीत लेता है। तो अशोक के काल में होती है, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, उसकी स्थापना। पूरे महाजनपदों को खत्म कर देगा, लील जाएगा मगध, एक ही नाम चलेगा मगध। बाकी जो 16 जनपद देख रहे हैं ना छोटे छोटे, सबका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो मगध को तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मगध के बाद जो 9वां जनपद है अंग।
अंग। और अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा। और चंपा मतलब है वर्तमान का बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला, ये दोनों मिला के अंग जनपद का निर्माण करते हैं। भागलपुर और मुंगेर जिला। फिर इस अंग में इसका शासक था ब्रह्मदत्त। इसका शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। फिर जो चंपा है अंग की राजधानी, इस चंपा का वास्तुकार, आर्किटेक्ट, इस चंपा राजधानी का आर्किटेक्ट, वास्तुकार का नाम था महागोविंद। महागोविंद। और देखो ये जो अंग है ये बिल्कुल मगध के नजदीक है, तो जब मगध अपना विस्तार करेगा तो जो अंग है वो अंग जनपद सबसे पहले खत्म होगा, क्योंकि जो मगध का शासक बिंबिसार है, मगध का शासक बिंबिसार, ये बिंबिसार अंग को जीत लेगा। अंग को जीत लेगा। ठीक है। नौवा, 10वां महाजनपद है पांचाल। पांचाल। और पांचाल की राजधानी भी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दोनों जगह अलग अलग थी। पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य। कांपिल्य। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, अहिछत्र और कांपिल्य। बस पांचाल में और कुछ नहीं। हाँ, वर्तमान में पांचाल जो जनपद है वो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। मतलब वर्तमान में आप मैप में देखोगे तो 3 डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला लो तो क्या बन जाएगा? पांचाल महाजनपद। फिर 11वां महाजनपद है वज्जी। वज्जी महाजनपद। और वज्जी महाजनपद वर्तमान में बिहार, और बिहार की इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली। और वज्जी के बारे में यह है कि वज्जी गणतंत्र था। वज्जी क्या था? गणतंत्र। गणतंत्र भी देखेंगे प्राचीन भारत में गणतंत्र। और वज्जी गणतंत्र को, वैशाली गणतंत्र को विश्व का पहला रिपब्लिक कहते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र है ये, क्योंकि जब देखो राजतंत्रों की स्थापना हो रही है उस काल में यहां पर गणतंत्र था। आज हम अपने आप को रिपब्लिक कहते हैं, 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। उस समय आज से 4000 साल पहले वैशाली में गणतंत्र था। और ये गणतंत्र भी 8 संघों का, 8 कुलों का संघ था। मतलब उनने अपना एक संघ टाइप का बना के रखा था। तो वज्जी की राजधानी वैशाली। वैशाली क्या है? गणतंत्र था, विश्व का पहला गणतंत्र है। बारहवां महाजनपद वज्जी के बाद है मल्ल। मल्ल। मल्ल ये वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार का वाला क्षेत्र है, और इसकी राजधानी थी पावा और कुशीनगर। पावा कह लो या कुशीनगर। मल्ल जनपद, महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे तब इसकी भूमिका देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है जो ये जो मल्ल जनपद है। ठीक है ना?
क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध प्राण त्यागेंगे, इसी के आसपास महावीर की भी मृत्यु होगी। ठीक है ना, चाहो तो एक लाइन और लिख लेना इसमें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध और पावा में महावीर की। दरअसल कुशीनगर पावा वही उसके उत्तरी और दक्षिणी हिस्से कर दिए गए हैं कि उत्तरी जो मल्ल है, उत्तरी मल्ल की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावा। ठीक है ना, इस कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावा में कौन थी, महावीर की। तो इसलिए इस जनपद को याद रखना। फिर 13वां जनपद चेदी। चेदी चेदी की राजधानी थी सुक्तमती। सुक्तमती। और इस कौन सा है, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन देखोगे तो बुंदेलखंड का जनपद है चेदी जनपद, मध्य प्रदेश में है ये चेदी जनपद। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी सुक्तमती या सोतवती उसको कहते हैं। और इस चेदी जनपद में और कुछ तो याद रखने का है नहीं। हाँ, इसका शासक मिलता है शिशुपाल। महाभारत काल में इसका शासक कौन था, शिशुपाल, जिसका वध कृष्ण ने किया था। शिशुपाल, जिसको 100 पाप माफ थे ना, फिर भी वो 100 पाप कर लेता है, तो उसका वध करते हैं कृष्ण। तो इसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता है चेदी जनपद का। फिर अगला जनपद है अवंती। यह भी मध्य प्रदेश का है। अवंती, अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की राजधानी उसकी भी उत्तरी और दक्षिणी है। उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी जनपद की राजधानी है महिष्मती। महिष्मती, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इस पर शासक था प्रद्योत वंश का। प्रद्योत वंश, प्रद्योत वंश। और प्रद्योत वंश में भी जो शासक था उसका नाम है चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत। अब देखो चंड प्रद्योत के बारे में है कि ये बाद में बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म इसको अपनाया महाकच्चायन ने। महाकच्चायन, बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन ने इसको बौद्ध धर्म में किया था। दूसरा अवंती चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत ने अपने एक दूत जीवक को बिंबिसार के पास भेजा था। जीवक दरअसल एक डॉक्टर था, उसको बिंबिसार के पास भेजा था। फिर चंड प्रद्योत के बारे में अपन क्या देख चुके हैं कि गांधार नरेश पुष्कर सरीन ने इसको हरा चुका है। पुष्कर सरीन ने हराया था। फिर इसकी लड़की वासव दत्ता उदयन, तो लड़की की शादी हुई थी उदयन से। लड़की की शादी हुई थी उदयन से, स्वप्न वासव दत्ता नामक किताब में उल्लेखित है। और नागवंश का शासक आएगा शिशुनाग, वो इसको जीत लेगा। शिशुनाग इसको मगध जनपद में मिला लेगा। देखो अंततः सब मगध में मिलना है। सारे 16 जनपद में से केवल एक जनपद बचेगा मगध, बाकी 15 समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, इतनी बात है मगध के, अवंती के बारे में। फिर है अगला महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य, और मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर।
विराट नगर। और यहां इस विराट नगर के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, ये राजस्थान में है, राजस्थान का एकमात्र जनपद है। देखो मध्य प्रदेश के तो दो दिग्गज हैं, चेदी भी है और अवंती भी, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। राजस्थान का केवल क्या है, विराटनगर। और राजस्थान में भी यदि अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो ये जो जयपुर, अलवर आसपास का क्षेत्र है, ये सब क्या है, इस मत्स्य जनपद के अंतर्गत ही है। और अगला महाजनपद है अश्मक। अश्मक शोला अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटन या पोटिल। पोटन या पोटिल, पोटन या पोटिल। यह दक्षिण और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। अश्मक या पोटन कहां पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश। गोदावरी आंध्र प्रदेश। और यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। ठीक है, तो देखो ये 16 महाजनपदों की कहानी। ठीक है, तो देखो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति को अब हमने सबसे पहले समझा है। क्योंकि देखो क्वेश्चन एक तो सीधे सीधे ये आ सकता है कि महाजनपद पर टिप्पणी लिखने को, या किसी भी महाजनपद के बारे में पूछा जा सकता है, अवंती महाजनपद, तो आपको बताना पड़ेगा कि अवंती महाजनपद 16 महाजनपदों में से प्रमुख जनपद था, इसकी राजधानी, इसका शासक और जो भी इसकी विशेषता आपको दिखाई दे रही है, कहां पर है वर्तमान में, सारी चीजें। 3 नंबर में कोई भी महाजनपद पूछा जा सकता है। फिर सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यही है भारत की पॉलिटिकल स्थिति, कि भारत जिसको आज हम कह रहे हैं वहां पर क्या 16 महाजनपद है, या इसको कह सकते हो कि 16 देश है अलग अलग। अब ये आपस में संघर्षरत हैं कि भी इससे लड़ाई हो रही, कोई इससे दोस्ती कर रहा है। इन सब का परिणाम ये निकलेगा कि सब मिटा दिया जाएगा और बचेगा केवल क्या, मगध। बाकी सबका खेल खत्म हो जाएगा और अब बस मगध जनपद का इतिहास चालू होगा। और मगध अब जनपद महाजनपद नहीं हो जाएगा, अब मगध क्या कहलाएगा, साम्राज्य, क्योंकि वो सबको जीत लेगा। और इस मगध पर सबसे पहले हमको हर्यक वंश दिखाई देगा, फिर नाग वंश दिखाई देगा, फिर नंद वंश दिखाई देगा, और अंत में जब मौर्य वंश आएगा तो वो तो पूरा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सबको मगध में शामिल कर लेगा। तो अब अगले 1000 साल भारत की सत्ता का केंद्र बिंदु क्या रहेगा, मगध ही रहेगा। ठीक है ना। तो देखो ये 16 महाजनपदों की कहानी है। इन 16 महाजनपदों की आपको लोकेशन मेन है वही याद रखना है, राजधानी याद रखना है, और कोई जो महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में भी मैंने बता दिया। ठीक है ना। अब हम इस 16 महाजनपदों में से सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मगध का उत्कर्ष क्यों और कैसे हो गया, मगध के उत्कर्ष में किन लोगों की भूमिका। क्योंकि देखो राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, सबसे पहले हमने देख लिया कि कैसा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत। अब इनमें सब में आपस में संघर्ष होगा और कौन आ जाएगा, मगध आ जाएगा। और फिर जब मगध अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा तो फिर देखेंगे कि वहां पे गणतंत्रों की क्या स्थिति थी, राजतंत्र की क्या स्थिति थी, सारी। इन 16 महाजनपदों में याद रखना सबसे एकमात्र गणतंत्र है कौन, वैशाली। तो गणतंत्र के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये 16 महाजनपदों की कहानी है, आगे इसमें अपन कल देखेंगे।